हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी तैयारी बोर्ड्स की बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पे हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए। एंड यहाँ पे अब हम सेकेंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ गिवन लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, बाय व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज। क्वेश्चन आपने जनरली अगर करा ही होगा ये वाला, लेकिन जनरली क्वेश्चन में क्या गिवन होता है कि एक लेंथ है वायर का, उसके एरिया को हाफ कर दिया, उसके एरिया को डबल कर दिया, और जनरली वो एक ही बार ऐसा गिवन होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो आपको पता लगाना है कि लेंथ वायर का डबल हुआ है या हाफ हुआ है। क्वेश्चन में बोल रखा है द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड ऑन इट सेल्फ। प्लीज़ मत गलती करिए दीजिएगा कि लेंथ डबल हो रहा है। नो नो नो, वॉट दे आर सेइंग लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड ऑन इट सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर वायर, ये आपका कोई वायर है, इस वायर की लेंथ को इसी के ऊपर डबल कर दिया है। क्या मतलब है कि अब ये वायर ऐसा हो चुका है। अगर इसकी लेंथ पहले L थी तो अब इसकी लेंथ कितनी हो चुकी है, L/2। तो सबसे पहली गलती बच्चा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ने रीड कर लिया लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, तो हम क्या करते हैं फटाफट से L को 2L लिख देते हैं। नो, लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ मीन्स द लेंथ which is already given is doubled on itself. Length got half, but what does got doubled is area, not the length. आई होप इस चीज़ आपको समझ आई होगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिस इज़ द वेरी क्रूशियल स्टेप। यही अगर आपका गलत हो रहा है तो आप क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाएंगे। तो रेजिस्टेंस का इन जनरल क्या फॉर्मूला होता है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ये केस कब है, जब हमारा वायर इस तरीके से था, जब इसका एरिया कितना था, A था। नाउ क्योंकि हमने इसमें चेंजेस किए हैं तो R डैश कितना हो गया, रो L डैश अपॉन A डैश। मैंने रो को यहाँ पे क्यों नहीं सेम रखा है, बताओ मेरे को फटाफट से, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ खुद से। हमने रो को यहाँ पे क्यों नहीं सेम रखा है, बिकॉज मटेरियल हमारा सेम है, और अगर मटेरियल सेम रहता है तो रो पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए ठीक है, तो रो एज इट इज़ रहेगा। L डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, L/2 ना कि 2L, और A डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, 2A। सो इट्स रो L, ये 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 4A। ठीक है, दिस इज योर R डैश। बट क्वेश्चन यहाँ खत्म हुआ क्या, नहीं। वॉट दे आर सीइंग इन द क्वेश्चन, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन। इन जनरली क्वेश्चन में वो एक बार ही लिख के छोड़ देते हैं कि डबल हो गया, ठीक है बताइए। बट क्वेश्चन में क्या बोला, ये प्रोसेस को रिपीट किया एक बार और, मतलब एक बार ही कर दिया, अब एक बार फिर से इसको फोल्ड किया। तो अब हम गलती नहीं करेंगे, अब हम क्या लिखेंगे कि अब जो नया L है वो फिर से कितना हो गया, अब R डैश इतना हो गया। अब एक बार ही और कर दिया तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमारी जो L आई है, अब ये जो न्यू L आई है ये फिर से L/2 हो गई। तो हम रो L की जगह फिर से क्या लिखेंगे, L/2, और यहाँ 4 एज इट इज चल रहा है, एरिया फिर से क्या हो गया, 2A। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रो L अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 2 4 एंड 4 4 16A। दिस इज योर R डैश। एक बार और बता देती हूँ मैं दोबारा से। क्वेश्चन में बोल रखा था वायर जो है डबल कर दिया एक खुद पे, और इस प्रोसेस को रिपीट करा गया है। तो हम पहले वन टाइम देखते हैं। लेंथ L थी, एरिया A था। जैसे ही आपने इसको इसके ऊपर किया तो लेंथ हाफ हुई है ना कि डबल हुई है, और एरिया डबल हो चुका है। रेजिस्टेंस का जनरली फॉर्मूला होता है क्या, R इक्वल्स टू R रो L अपॉन A, L डैश A डैश, L डैश की जगह L/2, A डैश की जगह 2A। ठीक है, ये हमारा आ चुका है। बट क्वेश्चन में बोला प्रोसेस को एक बार ही और रिपीट किया, तो एक बार और रिपीट किया तो L को फिर से L/2 कर दिया, एरिया को 2A फिर से कर दिया। ये 2 इधर नीचे आ जाएगा, 2 2 4 एंड 4 4 16A। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, रो L अपॉन A, रो L अपॉन A, इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, R, इक्वेशन नंबर 1 से। तो हम क्या लिखेंगे, R अपॉन 16, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या पता है, R किसके इक्वल होता है, रो L अपॉन A के। ठीक है, अब इसके बाद हमारा R डैश कितना आ गया, R/16। तो क्वेश्चन में पूछा था कितने फैक्टर्स हमारा जो रेजिस्टेंस है, बाय व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज। तो बाय व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज, 16 टाइम्स। क्या लिखेंगे आप, न्यू रेजिस्टेंस बिकम 1/16 ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है बट कई बार रिपीटेडली पूछा जाता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट पे है, तो मे बी आपका पीछे वाले क्वेश्चन का अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो वो इसमें क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एरिया है, हैज़ रेजिस्टेंस R। एक कंडक्टर है, उसका लेंथ आपको क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फॉर से लेट्स वील मेक अ कंडक्टर, अ वायर
a length L, area A has resistance R. First thing we should know, resistance depends on. Resistance कितने factors पे depend करता है? It's a very important thing. Resistance depends on. Resistance depends on the length. कैसे depend करता है? Directly. Area के inversely. ठीक है, दो फैक्टर्स पे और करता है, वो आपको खुद पता होना चाहिए. रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? 4. 2 मैंने लिख दिए तो आप मेरे को खुद बताएंगे. जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो व्हाट विल गेट? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. और कंबाइन करने के बाद जो हमारा फॉर्मूला आता है दैट इज R इक्वल्स टू रो L अपॉन A. ठीक है, अब ये रो क्या होता है? रो होता है हमारा रजिस्टिविटी. ठीक है, बोथ आर वेरी डिफरेंट. डोंट थिंक रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी आर द सेम. रजिस्टिविटी इज डिफरेंट फ्रॉम द रेजिस्टेंस. ठीक है, अब हम R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए आ गया. अब क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं? एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, एरिया है, उसका रेजिस्टेंस R है. ठीक है, एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस R है, लेंथ L है, एरिया है, तो रो रजिस्टिविटी होगी, उसका फॉर्मूला हो गया इक्वेशन नंबर 1. अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया? एक और कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है? 2L. ओके, रेजिस्टेंस कितना है? R. मटीरियल भी सेम है, मटीरियल सेम है तो रो भी सेम होगा. क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द मटीरियल्स, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन. बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, रजिस्टिविटी सिर्फ मटीरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड द एरिया. आप किसी भी वायर को तोड़ोगे मोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी रजिस्टिविटी पे. आगे बात समझ में? ठीक है, अब R तो हो गया रो L अपॉन ए फॉर अनदर कंडक्टर. सॉरी, फॉर अनदर कंडक्टर L डैश कितना है? 2L. ओके, R डैश तो R ही है, रो डैश भी रो है. क्यों? क्योंकि मटीरियल सेम है. व्हाट दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन? A डैश की एरिया कितना होगा? कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगाएंगे फटाफट से. हमें पता है R इक्वल्स टू कितना होता है? रो L अपॉन ए. नया चीज तो हम लोग सब में डैश लगा देंगे. और रो डैश ओके, R डैश की जगह R, रो डैश की जगह रो, L डैश की जगह 2L. क्वेश्चन में गिवन है ना सब कुछ, बस रिप्लेसमेंट कर रहे हैं. A डैश नहीं पता है तो A डैश उधर पहुंच जाएगा, रो 2L अपॉन R. ये तो होगा रो डैश, A डैश उधर पहुंच जाएगा, रो 2L अपॉन R. ठीक है, तो 2 रो L ऐसे ही लिखा हमने. R की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? रो L अपॉन ए, रो L अपॉन में A लिख देना. साइड में लिखना इंपॉर्टेंट रहता है थोड़ा. फ्रॉम इक्वेशन 1. अब ये देखिए A ऊपर पहुंच जाएगा, रो से रो कैंसिल, L से L कैंसिल, तो हमारा नया एरिया कितना आ रहा है? इट्स ट्वाइस. तो व्हाट दे आर आस्किंग, एरिया कितना होगा? तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया डबल हो जाएगा जो भी हमारा दूसरा कंडक्टर है, अगर हमें उसका रेजिस्टेंस सेम रखना है. अच्छा, क्वेश्चन में अगर पूछने लगे इसी कंडक्टर के लिए रजिस्टिविटी कितनी होगी, तो हमने खुद ही दे रखा है कि रजिस्टिविटी सेम होगी. हमें कैसे पता चला? मैं वही बता रही हूँ. रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटीरियल पे. देखो बेटा, दो चीज़ होती हैं, एक होता है रजिस्टेंस और एक होता है रजिस्टिविटी. ठीक है, ये कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? 4 फैक्टर्स पे. ये कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? 2 फैक्टर्स पे. डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स, 2 फैक्टर. कौन कौन से होते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा भी है. लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ द मटीरियल. आप वायर को तोड़ोगे मरोड़ोगे फोल्ड करोगे, टेम्परेचर चेंज करोगे, वायर ही चेंज कर दोगे तो ये रेजिस्टेंस चेंज होगा. बट वायर को तोड़ने मोड़ना फोल्ड करने से रजिस्टिविटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल. तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस में ना आपसे पूछ लेते हैं कि अच्छा रजिस्टेंस पे भी फर्क बताओ कितना पड़ेगा और रजिस्टिविटी पे भी. इससे पहले जो अभी भी मैंने क्वेश्चन कराया उसमें भी पूछ सकते हैं कि ये कंडक्टर था, इसको हमने फोल्ड कर दिया, वायर को डबल कर दिया, बताओ रजिस्टेंस भी बताओ, रजिस्टिविटी. आपसे रजिस्टेंस नहीं भी निकल रहा है ना क्वेश्चन में, रजिस्टिविटी तो हमेशा सेम ही रहेगी. तो उसको तो आपको लिख के आना ही है कि हाँ भाई ये तो जैसे पहले थी वैसे ही सेम रहेगी. कब तक? जब तक अगर आप वायर नहीं चेंज कर रहे हैं कि पहले कॉपर का वायर था, अभी एल्यूमिनियम का ले लिया, किसी और मटेरियल का ले लिया. ठीक है, तो रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रजिस्टिविटी 2. दूसरी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है? यूनिट. रेजिस्टेंस का यूनिट कितना होता है? ओम. ठीक है, ओम, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. और रजिस्टिविटी का यूनिट सेम नहीं होता है. रजिस्टिविटी का यूनिट कितना होता है? ओम मीटर. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. R इक्वल्स टू इन जनरल क्या होता है? रो L अपॉन ए. तो अगर आपसे रो पूछने लगे तो बस कुछ नहीं करना है, रो के लिए R A अपॉन L. क्वेश्चन इससे भी कई बार इस फॉर्मूले से भी डायरेक्टली पूछा जाता है, तो आपको इतना कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि भाई बस आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी से आप ये भी निकाल सकते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा.
तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा इतना टफ नहीं था, बट मैं वही हर बारी आपसे बोलती हूँ, जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसके साथ का कॉन्सेप्ट, रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फॉर्मूले, उनके यूनिट, सब कुछ आप साथ में रिवाइज कर लो सेम टाइम पे। उससे आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 2 वायर्स हैं, मटेरियल सेम है, मेटल सेम है, मतलब रजिस्टिविटी सेम रहेगी, लेंथ भी सेम है, ठीक है, बट क्रॉस सेक्शन एरियाज का रेशो दे रखा है आपको 3:1। उन्हें हमने किस में ज्वाइन किया है, सीरीज में। रजिस्टेंस थिकर वायर का आपको दे रखा है 10 ओम। टोटल रजिस्टेंस बताना है कॉम्बिनेशन का। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है। मेटल सेम है, मेटल सेम, इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो हमारा रो है वो भी हमारा सेम है। क्वेश्चन में लेंथ सेम बोल रखा है, मतलब एल भी हमारा सेम है। रजिस्टेंस मैंने अब भी आपको बताया था किस किस पे डिपेंड करता है, रो एल अपॉन ए पे, यही हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली यहाँ रो भी सेम है, एल भी सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली डिपेंड करेगा एरिया पे। क्वेश्चन में बोल रखा है एरिया रेशो 3:1 है, मीन्स A1 अपॉन A2 आपको दे रखा है 3/1। एंड रजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर, लाइक जिसका एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे A1 का फर्स्ट वायर का एरिया 3 है, तो इसका मतलब जो हमारा R1 है वो आपको कितना दे रखा है, 10 ओम। आपसे क्वेश्चन में रजिस्टेंस पूछा है, वो भी कॉम्बिनेशन का। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, रजिस्टेंस सेकंड वायर का नहीं, आपसे कॉम्बिनेशन का पूछा है। कॉम्बिनेशन, और वो कैसे कॉम्बिनेशन में ज्वाइंट है, सीरीज में। चलिए तो अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे। अब देखिए हमारे को पता है कि रजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, तो हम कह सकते हैं R1 अपॉन R2, इन्वर्स है ना, तो R1 है तो A1 नीचे आएगा, R2 यहाँ है तो A2 ऊपर आएगा। ऐसे हमारा इन्वर्स रिलेशन हम लिखते हैं। तो R1 हमें कितना गिवन है, 10, R2 हमने फाइंड करना है A2 अपॉन A1, तो इट इज़ 1/3। जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड R2 कितना आ गया हमारे पास, 30 ओम। तो दिस इज़ R2 एंड वी हैव R1, तो दिस इज़ नॉट द आंसर। बच्चे यहीं पे छोड़ के आ जाते हैं, और हमें पता है, देखिए हमें सबको पता है कि सीरीज में कैसे निकालना है, बट स्टिल हम जल्दी जल्दी में हम ये भूल ही जाते हैं कि उन्होंने रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का पूछा है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाना है, R1 प्लस R2। R1 इज योर 10 प्लस 30, कितना आंसर आ जाएगा, 40 ओम। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5। क्वेश्चन में आपको 5 रजिस्टर्स दे रखे हैं, ठीक है, और हर एक का वैल्यू कितना है, 1/5 ओम, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा। अब देखिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए आपको अपने रजिस्टर्स को किस तरीके से कनेक्ट करना पड़ता है, आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होगा। अगर हमें अपने क्वेश्चन में मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछा है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए हमें किस में कनेक्ट करना पड़ता है, इन्हें सीरीज़ में। और अगर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, मिनिमम रेजिस्टेंस पूछा हुआ है, तो हमेशा किस में करना होता है, पैरेलल में, ठीक है। तो क्योंकि सीरीज़ में हमें पता है, सीरीज़ में हम लोग रेजिस्टेंस कैसे ऐड करते हैं, तो टोटल R कितना होता है, दैट इज़ R1 प्लस R2 प्लस जितने भी रजिस्टर्स हैं। सिमिलरली अगर आपसे कोई पैरेलल में पूछता है, तो पैरेलल का क्या कॉम्बिनेशन होता है, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। मैंने 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड करा भी रखे हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कॉम्बिनेशन सीरीज़ है कि पैरेलल है। अब क्वेश्चन में ना तो हमें बोला है कि सीरीज़ में करना है, ना हमें बोला है पैरेलल में करना है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि भाई हमें इन रजिस्टर्स का यूज़ करके मैक्सिमम निकालना है। तो वी नो for maximum resistance what we need to do is, for maximum resistance we arrange the resistors in a series combination। क्योंकि हम सीरीज़ में नॉर्मली ऐड कर देते हैं, तो जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा हो जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है उससे भी हमेशा आपका आंसर ज़्यादा ही आएगा इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। एंड सीरीज़ कॉम्बिनेशन आर इतना हो जाएगा, कितने रजिस्टर्स है, 5 रजिस्टर्स, तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 1 2 3 4 5, कितना आ जाएगा, डेनोमिनेटर सेम है, 1 + 1 कितना करेंगे, 5/5, आंसर कितना आ जाएगा, 1 ओम। दिस इज़ योर मैक्सिमम, दिस इज़ योर मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो इससे बन सकता है। अच्छा, क्वेश्चन में मिनिमम रेजिस्टेंस भी पूछा हुआ है कई बारी, तो हम मिनिमम का भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। मिनिमम के लिए अभी मैंने बताया, मिनिमम के लिए आप इन्हें कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट होता है, 1/R इक्वल्स टू 1/R1। व्हाट इज R1, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5। तो देखिए सबके 5 ऊपर पहुंच जाएंगे ना, 5 5 5 है ना, ये तो होगा 5 + 5 + 5 + 5, 5 टाइम्स कितना हो गया, 25। बट दिस इज 1/R, R
रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/25 ओम। तो ये कितना आ रहा है हमारा मिनिमम और ये हमारा कितना आ रहा है मैक्सिमम। तो डिपेंड करेगा आपसे मैक्सिमम पूछा है या मिनिमम, ज़रूरी नहीं है वो आपको सीरीज पैरेलल ही लिख के दे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा और जितना भी हमने किया है इस वाले पूरे कॉन्सेप्ट्स में आपको समझ आया होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तो हमने कर लिए हैं, लेकिन इस चैप्टर में मेरे अकॉर्डिंग पावर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके न्यूमेरिकल्स में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं सोचूँ इसका एक और पार्ट 3 लेकर आए जिसमें हम पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस करें कि बल्ब कब ज़्यादा ग्लो करेगा, कब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कब पावर डायरेक्टली रेजिस्टेंस के इन्वर्सली कब है। तो ये सब मैं उसमें डिस्कस करने की सोच रही हूँ। So please do like the channel, and if you have any doubts please comment below. Do like and subscribe. Thank you.